नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश सीएम राइज प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से आज हम बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं इस वीडियो के अंतर्गत, जिसके तहत हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे ईवीएस के। तो साथियों, यदि आप शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट और सीएम राइज की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन दिया है, शाकाहारी जीवों में खाने वाले कौन कौन से पोषी स्तर में आते हैं? तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत, या तृतीय श्रेणी के अंतर्गत, या चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत। तो साथियों, जो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो वो सभी इस तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मनुष्य एक शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, तो मनुष्य को यदि देखा जाए तो वो तृतीय स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक स्तर में यदि देखा जाए तो पेड़ पौधे आते हैं। द्वितीय स्तर में जो पेड़ पौधे या जो हरी घास होती है उन्हें खाते हैं तो वो द्वितीय स्तर में, और द्वितीय स्तर को जो खाते हैं तो वो इसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो शाकाहारी जीवों को तृतीय स्तर के अंतर्गत ही रखा गया है। चलिए अब अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा परितंत्र जैव घटक नहीं है? परितंत्र जैव घटक नहीं है। तो विटामिन, वसा, प्रोटीन और खनिज। तो जो खनिज होते हैं वो पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक नहीं है, क्योंकि जिनमें जीव में सजीव जो रहते हैं, जिनमें जान रहती है, वो उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रोटीन्स हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, लेकिन खनिज जो और इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। खनिज जो ज़मीन के अंतर्गत ही रहते हैं। तो नेक्स्ट, वे उपभोक्ता जो दूसरे जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे उपभोक्ताओं को गौण या उपभोक्ता या प्राथमिक गौण उपभोक्ता, यानी जिनमें जो मूल तत्व जिनमें होते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए। साथियों, अगला क्वेश्चन दिया, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता, जैविक घटक, उत्पादक या अजैविक घटक। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, वो उपभोक्ता कहलाते हैं, जो दूसरे जो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं तो उपभोक्ता कहलाते हैं। और उत्पादक जो होते हैं जो अन्य उपभोक्ता का भोजन बनते हैं। और जैविक घटक जिसमें जीवन होता है, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता है। तो अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा अजैविक पदार्थ को जैविक पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्जा अंतरण, प्राथमिक उपभोक्ता, पारितोषित या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इसका साथियों, इसका जवाब है डी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, जैविक वातावरण तथा उनमें निवास करने वाले जीव जंतुओं, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों को निम्नलिखित सम्मिलित करने से इसका निर्माण होता है? पारितंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का, भौतिक तंत्र का, जैव मंडल तंत्र का। तो इसका राइट आंसर है पारितंत्र का निर्माण होता है। बेज शाकाहारी जीव जो पौधों का आहार करते हैं, कौन से आहार करते हैं, कौन से पोषी स्तर में आते हैं? जो शाकाहारी पौधों का आहार करते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रथम स्तर। वे शाकाहारी जो पौधों का आहार करते हैं कौन से पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों, इसका जो आंसर दिया है, इससे हमने लिया है, जिस बुक से ये क्वेश्चन लिया उसके अंतर्गत है प्राथमिक जो स्तर लिखा है, लेकिन मुझे इसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर ये नहीं लग रहा है। इसका आंसर आप भी ज़रूर बताइए, द्वितीय स्तर के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए, बुक के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, पौधे एवं जंतु के अपघटित ऊतकों को भोजन करने वाले को कहते हैं उपभोक्ता, उत्पादक, अनादिक या अपर भोजी। तो इसका राइट आंसर है साथियों डी, अपरद भोजी। इसका राइट आंसर क्या है? अपरद भोजी कहलाते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न दिया, भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है साथियों उत्पादक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। पारितंत्र का जैविक घटक कौन सा होता है? तो साथियों, इसमें पूछा गया पारितंत्र का अजैविक घटक कौन सा होता है? वनस्पति, रसायन, सागरीय जीव, स्थलीय जीव।
तो इसका जो राइट आंसर है 10 का वो रासायनिक पदार्थ ही इसके अंतर्गत आते हैं, जो अजैविक घटक के अंतर्गत। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। 1 किलोग्राम मांस पैदा करने के लिए कितने अनाज की आवश्यकता होती है? 1 किलोग्राम मांस पैदा करने के लिए कितने अनाज की आवश्यकता होती है? तो इक्वल बैलेंस जो हो, तो इसका सही जवाब है साथियों डी, 10 किलोग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। या फिर आप 1 किलोग्राम मांस खाएं, उससे बराबर एनर्जी मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में उत्पादन के फलस्वरूप भूमंडल के तापमान में निम्नतम वृद्धि पर चिंतन हेतु किस सम्मेलन का आयोजन किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो या हैबिटाट सम्मेलन या नैरोबी सम्मेलन? तो इसका सही जवाब है साथियों डी, नैरोबी सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ध्वनि की सामान्य मापन इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई, तो ध्वनि को जो मापा जाता है वो डेसिबल डीबी में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर 13 का ए। अगला प्रश्न, दूषित जल में पाए जाने वाला आर्सेनिक किस रोग का कारण बनता है? आर्सेनिक, तो दूषित जल में आर्सेनिक पाया जाता है, वो किस रोग का कारण बनता है? तो इसका सही जवाब है साथियों कैंसर रोग का कारण बनता है। नेक्स्ट, पोलियो नामक रोग फैलता है जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कृमि के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो ये विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाला रोग है पोलियो। अगला प्रश्न है, पेयजल का मान होना चाहिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो 7 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। पेयजल का पीएच मान पूछा गया, तो इसका जो सही जवाब है, साथ में दोस्तों यदि पीएच मान के आपको अच्छे से याद करना है किसका पीएच मान कितना होता है, जैसे कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, या कोई सा भी पीएच मान आपको जो याद करना है, तो उसकी एक हमने अच्छी शॉर्ट ट्रिक बनाई है जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, विज्ञान की प्लेलिस्ट में आप देखना। और सीएम राइज स्कूल से रिलेटेड जो आपको वीडियो देखना है वो शिक्षा विभाग या लेटेस्ट अपडेट वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो साथियों अगला दिया है, मनुष्य द्वारा सांस लेने में उत्पन्न ध्वनि दर्शाता है क्या? मनुष्य द्वारा सांस लेने से उत्पन्न ध्वनि दर्शाता क्या है? मनुष्य द्वारा सांस लेने से उत्पन्न ध्वनि कितने डेसिबल में होती है? क्वेश्चन सीधा ये है, कितने डेसिबल होती है? डेसिबल उसका जो होता है, तो इसका राइट आंसर है 20 डेसिबल। साथ में दोस्तों 20 डेसिबल, और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसका मुझे नहीं लग रहा कि 20 डेसिबल, क्योंकि इसका 10 डेसिबल होगा। अगर जो बातचीत अपन जो नॉर्मल बातचीत करते हैं वो कितने डेसिबल में करते हैं? 60 डेसिबल में करते हैं। और जो फुसफुसाहट वाली जो आमतौर पर महिलाएं जो चुगली करती है इस टाइप की, तो वो जो डेसिबल होता है उसका होता है 20 dB, यानी 20 डेसिबल। मनुष्य को सांस लेने की जो उत्पन्न ध्वनि होती है वो 10 डेसिबल, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप इसका जो राइट आंसर इसका जो है वो 20 डेसिबल। चलिए अगला दिया है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था कब? इससे रिलेटेड पिछला जो पार्ट 6 बनाया हमने उसमें ये सभी दिए हैं कब कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। आप इसके पार्ट ये 7 जो वीडियो है, इसके अलावा हमने पार्ट 6 ईवीएस पर्यावरण के बनाए हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो जैसा कि इसमें दिया गया है 18, तो इसका राइट आंसर है 1974 में पारित किया गया था। बृहत सौर ऊर्जा का कारण क्या है? विखंडन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है 19 का, वो संलग्न क्रिया कहलाती है, ये संलग्न इसमें लिखा है। बृहत सोलर ऊर्जा का कारण क्या है? नेक्स्ट, बायोगैस होता है क्या? तो बायोगैस कौन सी गैस के अंतर्गत आती है? वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, अपुनर्नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है ये, तो इसका जो सही जवाब है साथियों उपर्युक्त दोनों, पेट्रोलियम और कोयला दोनों, यानी जो फिर से एक बार जो यूज हो जाता है फिर उसके बाद रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। अब मुख्य ऊर्जा होता है,
अब मुख्य ऊर्जा होता है क्या? विद्युत, कोयला, लकड़ी या सभी? तो इसका ये क्वेश्चन सही नहीं दिया, क्या राइट आंसर है इसका? तो बी, इसका 22 का जो राइट आंसर है वो विद्युत इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। पेट्रोलियम परिष्कृत किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? हाइड्रोजन द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन दिया उसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। जबकि मुझे इसका लग रहा है प्रभाजी आश्वन हो सकता है, तो उपर्युक्त सभी तो नहीं लगा। पेट्रोलियम परिष्कृत किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रभाजी आश्वन के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजनिक तो इसका है ही नहीं। प्रोसोटेशन ये भी नहीं लग रहा है, लेकिन इसका बुक के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। सभी ईंधन मुख्यतः यौगिक होते हैं, सभी ईंधन मुख्यतः यौगिक होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के या ऑक्सीजन के? तो इसका सही जवाब है साथियों कार्बन के होते हैं। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, उपर्युक्त दोनों। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। जंतु तथा पादप अपशिष्ट जैव निम्नीकरण से प्रदान करते हैं क्या? बायो, वाटर, गैस, हाइड्रोजन या उपर्युक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो बायोगैस उत्पन्न करते हैं। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है साथियों? मीथेन होता है। बायोगैस में से मुख्यतः जो उत्पन्न होता है वो मीथेन। अगला दिया, जब कोयले को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब निकलती है कौन सी गैस? जब कोयले को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसका सही जवाब है साथियों कोल गैस निकलती है। नेक्स्ट है पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, तो ये कौन सा स्रोत है? तो इसका सही जवाब है साथियों उपर्युक्त सभी। वायु है, जलधारा, सूर्य है, ये पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम परिष्कृत प्रक्रिया में अपशिष्ट पदार्थ क्या है? पैराफिन, केरोसिन, पेट्रोल या एस्फाल्ट? तो इसका सही जवाब है साथियों एस्फाल्ट है इसका। पेट्रोलियम में मुख्यतः होता है, तो जो ऑप्शन दिए हैं इसके अकॉर्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये पेट्रोलियम दोनों होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसका साथियों इसका सही जवाब है ये कार्बन और हाइड्रोजन पेट्रोलियम में। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित होती है, प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो परिवर्तित ऊर्जा होती है उसका राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊर्जा स्रोत है? कौन सा सरल ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही जवाब है साथियों विद्युत ऊर्जा। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? मीथेन प्लस कार्बन, ब्यूटेन प्लस कार्बन, पेंटेन कार्बन और हेप्टेन कार्बन। तो मीथेन और कार्बन बायोगैस का मुख्य घटक होता है। सोलर सेल का उपयोग किया जाता है काय में कि किस में किया जाता है साथियों? तो इसका जो सही जवाब है वो कृत्रिम उपग्रहों में किया जाता है। सोलर उपग्रहों में सैटेलाइट वगैरह जो भेजते हैं तो उनमें सोलर सेल का उपयोग किया जाता है, उससे रिचार्ज होते रहते हैं। और सीएनजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ईबीएस पर्यावरण में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सीएनजी गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो आजकल जो गाड़ियाँ चल रही हैं दिल्ली वगैरह बड़ी सिटियों में प्रदूषण ना हो, सीएनजी गैस का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है सीएनजी का, तो इनके द्वारा जो वाहन चल रहे हैं उससे प्रदूषण नहीं होता है। और साथियों इसका सही जवाब है मीथेन गैस होती है। सीएनजी गैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन गैस है। गैसोहाल है क्या? पेट्रोल अल्कोहल का मिश्रण, केरोसिन ईथर का मिश्रण। तो इसका जो सही जवाब है साथियों पेट्रोल व अल्कोहल का मिश्रण गैसोहाल कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म विंड एनर्जी फार्म कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, शिमला और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु।
एलपीजी मुख्य घटक कौन सा है एलपीजी का, ये भी अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसे अच्छे से ध्यान रखना है। तो ब्यूटेन एलपीजी का क्या है, ब्यूटेन। और वहीं इससे पहले जो सीएनजी का आया था तो उसका मुख्य घटक कौन सा है, मीथेन, हमने इसे देखा है। तो एलपीजी का आपको ध्यान रखना है ब्यूटेन होता है। सीएनजी है एक पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस या हाइड्रोजन गैस। तो सीएनजी कौन सी गैस के अंतर्गत आती है, तो इसका सही जवाब है साथियों प्राकृतिक गैस के अंतर्गत आती है। कंप्रेस्ड, इसका नाम भी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। अगला दिया है निम्नलिखित में से जीवाश्मीय ईंधन नहीं है। जीवाश्मीय ईंधन नहीं है, कौन सा नहीं है, जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो बायोगैस जो है वो जीवाश्मीय ईंधन नहीं है। बाकी सभी डीजल, सीएनजी, केरोसिन ये सभी हैं। और बांध में एकत्र जल है किसका, तो इसका राइट आंसर है साथियों जल विद्युत। जल विद्युत का स्रोत। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। एलपीजी में मुख्यतः पाई जाती है क्या, ब्यूटेन, मीथेन, कोल गैस या कोल तार। तो इसका सही जवाब है साथियों कोल गैस पाई जाती है। एलपीजी। तो साथियों इसका जो क्वेश्चन दिया गया है कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। अभी इसका हमने हाल ही में अभी इसका ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, लिक्विड पेट्रोलियम। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें ब्यूटेन गैस से पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है साथियों, ब्यूटेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट अगला दिया सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इसका राइट आंसर है साथियों बी। नेक्स्ट एलपीजी का विस्तृत रूप है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका भी हमने कई बार इसका जो राइट आंसर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। 45 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्य ईंधन है, तो द्रव्य ईंधन कौन सा है, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, चारकोल। तो केरोसिन एक कौन सा ईंधन है, द्रव्य ईंधन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नहीं पूछा गया है साथियों। तो इसमें कोयला है जो नवीनीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि प्राचीन नवीनीकरण है, प्राचीन है। और बाकी वायु, जल और बायोगैस ये नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। सर्वाधिक ऊष्मा का मूल्य है, सर्वाधिक ऊष्मा का मूल्य किस में होता है, पेट्रोल में, मीथेन में, इथेनॉल में या बायोगैस का, किसका होता है। तो इसका सही जवाब है साथियों मीथेन का होता है सर्वाधिक ऊष्मा का मूल्य, हीट वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाश्मीय ईंधन नहीं है, जीवाश्मीय ईंधन नहीं है। तो इसका देखते हैं इसका राइट आंसर ईंधन की लकड़ी। इसका जो ईंधन नहीं है वो ईंधन की लकड़ी है। अगला प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा स्रोत का परिवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन जो होता है वो काय में होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। साथियों मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ सीएम राइज स्कूल से रिलेटेड। आप हमें सजेस्ट कीजिए, क्योंकि अधिकतर साथी जिस टॉपिक को सजेस्ट करते हैं, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, हम उसी पर ही वीडियो लेकर के आते हैं। हमारा ध्यान भी अधिकतर उसी टॉपिक्स पर जाता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।